हमारी क्लास हम स्टार्ट करने वाले हैं जो कि है डे 2 के ऊपर, और इस डे 2 के अंदर हम करने वाले हैं द लास्ट लेसन के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जिसमें हम लॉन्ग क्वेश्चंस की बात भी करेंगे, शॉर्ट क्वेश्चंस की भी बात करेंगे और साथ के साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की भी बात करेंगे। और जितने भी बच्चे अभी मेरे को देख रहे हैं इस वीडियो के थ्रू, तो मैं आप सभी को बता दूं कि जब मैं क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाला हूं तो इसको बिल्कुल भी लाइटली नहीं लेना है, क्योंकि एग्जैक्टली जो क्वेश्चन मैं मैराथन के अंदर डिस्कस करूंगा आपको अपने एग्जाम्स में उन्हीं क्वेश्चन को फेस करना पड़ेगा। गाइस, आई हैव बीन टीचिंग फॉर लास्ट 10 इयर्स, तो आप इस बात को समझ सकते हो कि अगर मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन बताता हूं तो इसका मतलब क्या है। इसका मतलब गाइस यही है कि वो क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो इस चीज को ध्यान रखें कि जब भी हम मैराथन के अंदर क्वेश्चंस वाला पार्ट करेंगे किसी भी चैप्टर का, तो आपको उसको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। जो भी बच्चे ऐसे हैं जिनको नोट्स की जरूरत है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर गाइस मैंने नोट्स जो है वो हर एक डे के अटैच कर रखे हैं। जो भी फाइल्स हैं वो आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ के थ्रू मिल जाएंगी, तो आप अपने नोट्स को भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करोगे तो आपको बहुत सारी दूसरी चीजें भी मिल जाएंगी। अगर आपको लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट भी करना है तो वो भी आप लोगों को नीचे मिल जाएगा। तो आप प्लेलिस्ट देख सकते हैं। राइटिंग स्किल्स अगर आपको अभी करना है, आपका प्री बोर्ड आ रहा है या कोई भी एग्जाम आ रहा है, मॉक टेस्ट आ रहा है, तो आप अभी से राइटिंग स्किल प्रिपेयर कर सकते हैं। हालांकि हम मैराथन में भी राइटिंग स्किल करेंगे, लेकिन अगर अभी किसी को अर्जेंटली कोई टॉपिक करना है तो आप हमारी राइटिंग स्किल्स की प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हैं। चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास जो है डे 2 की। Education, that is one stop destination for your English, and this is our marathon English 2020 to 21, और ये है हमारा मैराथन का डे नंबर 2। और डे नंबर 2 जो दोस्तों है, इसके अंदर हम लास्ट लेसन को ही कंटिन्यू करने वाले हैं। जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है लास्ट लेसन, हम उसी को कंटिन्यू करने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे आज हमारा डे 2 में वो खत्म हो जाएगा। और डे 1 में मैं ऑलरेडी चैप्टर के ऑथर के बारे में, डिटेल्ड एनालिसिस के बारे में और मैसेज के बारे में बात कर चुका हूँ ऑलरेडी, ठीक है। आज की जो ये क्लास है, आज जो हमारा डे 2 है, इसमें हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है द लास्ट लेसन, इसका हम क्या करने वाले हैं, जो क्वेश्चंस है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, हम उसको डिस्कस करने वाले हैं। चाहे वो शॉर्ट क्वेश्चंस हो, लॉन्ग क्वेश्चंस हो, या फिर आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो शॉर्ट और लॉन्ग के अंदर, तो वो सारी की सारी बातें मैं करने वाला हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्वेश्चंस की। देखो, ये क्वेश्चंस जो है वो तुम्हें टॉपर्स मैनिया में मिल जाएंगे। जितने क्वेश्चंस मैं डिस्कस करूंगा जो भी इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है, वो तुम्हें टॉपर्स मैनिया में मिल जाएंगे, जो मैंने तुम्हारे को सेंड कर रखी है। अगर किसी के पास टॉपर्स मैनिया नहीं होगी तो वो मेरे से ले लेगा, ठीक है। मैं सेंड कर दूंगा टॉपर्स मैनिया, तो उसके अंदर आपको सारे के सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, ठीक है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ठीक है। देखो, जब मैंने डिटेल्ड एनालिसिस कराया था तो उस वक्त भी मैं साथ के साथ बताते हुए चला था कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से हैं, लेकिन स्टिल अगर किसी को नहीं पता तो मैं इस हिसाब से बताऊंगा कि चैप्टर भी थोड़ा थोड़ा तुम्हें रिव्यू हो जाएगा, ठीक है। देखो, उस चैप्टर के अंदर मैंने आपको बताया था एक लड़के के बारे में जिसका नाम होता है फ्रेंड्स, और जो उस दिन स्कूल नहीं जाना चाहता था, जिस दिन लास्ट लेसन था, क्योंकि बर्लिन से ऑर्डर आए थे जर्मनी की कैपिटल से कि अब से फ्रांस के दोनों डिस्ट्रिक्ट सेल्सियस और लॉरिन में फ्रेंच लैंग्वेज जो है वो नहीं पढ़ाई जाएगी, जर्मन पढ़ाई जाएगी, क्योंकि जर्मन जो है, प्रूशिया जो है, उसने कैप्चर कर लिया है फ्रांस के दोनों डिस्ट्रिक्ट्स को। तो उस दिन जो फ्रेंच था वो स्कूल नहीं जाना चाहता था। हालांकि फ्रेंच को उन ऑर्डर्स के बारे में नहीं पता, उसे ये नहीं पता कि मेरे फ्रेंच का लास्ट लेसन है आज, लेकिन स्टिल वो स्कूल नहीं जाना चाहता था। तो उसके मैंने आपको 3 रीजंस बताए थे। सबसे पहला रीजन था कि वो स्कूल के लेट हो गया था। दूसरा कि एम हैमिल जो उसके टीचर थे काफ़ी स्ट्रिक्ट, उन्होंने उसे एक पार्टिसिपल्स का चैप्टर प्रिपेयर करने के लिए दिया था जो उसने नहीं किया था। और तीसरा, उसे बाहर का एनवायरमेंट काफ़ी टेम्पटिंग लग रहा था। तो यही यहाँ पे आंसर है। देखो लिखा है, एम हैमिल ने उसे बोला था कि भाई टेस्ट है पार्टिसिपल्स के ऊपर, और फ्रेंड्स को एक भी वर्ड नहीं पता था इसका, तो उसे लग रहा था कि नहीं जाना चाहिए। और फ्रेंड्स वाज अफ्रेड ऑफ एम हैमिल्स क्रूअल आयरन रूल, ठीक है, जो वो हमेशा अपने साथ रखते थे। लेकिन यहाँ पे देखो, लेट होने वाली बात यहाँ पे नहीं बताई है, तो हम यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं, ही वॉज ऑल्सो लेट फॉर स्कूल एंड समहाउ ही वॉज इवन tempted by the environment outside। किस चीज से टेम्पटेड था वो? जैसे कि चिपिंग ऑफ बर्ड्स और द मार्चिंग ऑफ ड्रिलिंग ऑफ whom? प्रूशियन सोल्जर्स, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2। अब देखो यहाँ क्वेश्चन क्या लिखा है, इसमें लिखा है कि उसने स्कूल में क्या अनयूजुअल नोटिस किया। अब देखो, अगर ये क्वेश्चन मान लेते हैं लॉन्ग के अंदर आता है, तो आप सिर्फ स्कूल वाली बातों के बारे में नहीं बताओगे। गाइस, इफ यू आर गोइंग टू हैव अ डाउट, प्लीज माइक पे बताना डायरेक्टली। आई एम नॉट लुकिंग देयर कि कौन रेज कर रहा है हैंड या कमेंट कर रहा है। तो व्हाट अनयूजुअल, टेम्पटेड का मतलब होता है अट्रैक्ट, किसी भी चीज की तरफ अट्रैक्ट होना, टेम्पटेड, ठीक है।
तो स्कूल के अंदर क्या क्या चीज़ें अनयूजुअल थी, इसकी बात यहाँ पे पूछी जा रही है। तो अगर ये लॉन्ग के अंदर आता है 5 मार्क्स में, तो स्कूल की बात नहीं पूछी जाती, मेनली ये पूछा जाता है कि भाई उस दिन अनयूजुअल क्या था, ओवरऑल क्या इंपैक्ट पड़ा था ऑर्डर का। तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं, जैसे कि उसे ब्लैकस्मिथ ने जैसे टोका, टाउन हॉल पे बुलेटिन बोर्ड पे जो भीड़ लगी हुई थी उसकी बात आ जाएगी, स्कूल की बात आ जाएगी, एमएमएल का बिहेवियर आ जाएगा, जब वो लेट आया तो एमएमएल ने कैसे ट्रीट करा, जब उसे आंसर नहीं आता तो कैसे रिएक्ट किया, ए से लेके जेड तक सारी की सारी चीज़ें हम बता सकते हैं, ओवरऑल इम्पैक्ट बता सकते हैं। स्टूडेंट्स पे क्या इम्पैक्ट था, विलेजर्स पे क्या इम्पैक्ट था, टीचर पे क्या इम्पैक्ट था। लेकिन जब भी आप आंसर लिख रहे होते हो ना, तो इस चीज़ को ध्यान रखा करो, चाहे आप लॉन्ग आंसर लिख रहे हो चाहे आप शॉर्ट आंसर लिख रहे हो, हमारे को एक चीज़ का ध्यान देना होता है और वो होता है सीक्वेंस ऑफ आंसर। जो हमारी स्टोरी का सीक्वेंस होता है ना, उसी सीक्वेंस के अंदर हमारे आंसर को हम शेप देते हैं, तो हमारा आंसर जो होगा उसमें कभी भी हमारे को प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपको आंसर को डामाडोल नहीं करना है कि बाद की बात पहले बता रहे हो, पहले की बात बाद में बता रहे हो, तो ये एक क्वालिटी है जो आंसर में होनी चाहिए। तो स्कूल की बात यहाँ पूछी गई है। वैसे देखो 2 मार्क्स में स्कूल की बात पूछी गई है कि फ्रेंड्स जो है जब वो स्कूल पहुँचता है तो उसने नोटिस किया कि वहाँ अनयूजुअल साइलेंस था, संडे मॉर्निंग की तरह लग रहा था। ये बुकिश वर्ड जरूर यूज़ करना, ठीक है। कोई नॉइज़ नहीं आ रही थी चैंटिंग की, मतलब चैंटिंग का मतलब होता है दोहराना, ठीक है। और कोई नॉइज़ नहीं आ रही थी ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क ड्रॉर्स की, और सारे के सारे बच्चे क्लास में थे। टीचर ने अपनी स्पेशल फैंसी ड्रेस पहनी थी जो हमेशा पहनते हैं। और एक लास्ट चीज़ जो है वो यहाँ पे मेंशन नहीं है, जो उसके लिए सबसे ज़्यादा सरप्राइजिंग थी, एंड दैट वाज कि द लास्ट बेंचेस विल ऑलवेज रिमेन एम्प्टी वर ऑक्यूपाइड बाय द विलेज एल्डर्स। इज इट क्लियर? एक बार मैं बता रहा हूँ, वेट अ मिनट। एम्प्टी वर ऑक्यूपाइड बाय द विलेज एल्डर्स। देखो जब भी हम बात करते हैं पैराग्राफ चेंज करने की, तो मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि शॉर्ट क्वेश्चन में पैराग्राफ चेंज करने की जरूरत नहीं है आंसर लिखते हुए। अगर आप लॉन्ग में करते हो तो हमारे को पैराग्राफ चेंज करने की जरूरत होती है। अब इस बात को समझो, पैराग्राफ चेंज होता कब है। देखो मान लेते हैं हमारा एक पैसेज आता है पॉल्यूशन के ऊपर, तो उसमें अलग अलग पैराग्राफ्स डिवाइड हो रखे हैं, लेकिन ओवरऑल पूरा का पूरा टॉपिक तो पॉल्यूशन का ही है। तो पैराग्राफ किस बेसिस पे डिवाइड होते हैं, क्योंकि पॉल्यूशन के भी अलग अलग एस्पेक्ट्स हो सकते हैं। लाइक वी कैन टॉक अबाउट द डेफिनेशन ऑफ पॉल्यूशन, देन टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन, कॉजेज ऑफ पॉल्यूशन, देन वी कैन टॉक अबाउट द इफेक्ट्स ऑफ पॉल्यूशन। हो सकता है मैंने कॉजेज और इफेक्ट्स को एक साथ कर दिया एक ही पैराग्राफ के अंदर, है ना। तो इसी तरीके से जब हम बात करते हैं आंसर्स को लिखने की लिटरेचर के, तो उस टाइम पे भी हम ये चीज़ कर सकते हैं कि जब हम आंसर्स के अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू की बात करेंगे, जैसे बैकग्राउंड अलग हो गया, जो बात पूछी गई है डायरेक्टली उससे स्टार्ट ना करके हम बैकग्राउंड ले सकते हैं। बैकग्राउंड कैसे लिखते हैं वो मैं जब लॉन्ग आंसर लिखना सिखाऊंगा तो उस टाइम पे मैं बताऊंगा। तो बैकग्राउंड का एक पैराग्राफ हो सकता है, फिर मेन पॉइंट का एक हो सकता है, फिर आपका जो एनालिसिस है उसका एक पैराग्राफ हो सकता है। तो 2 से 3 पैराग्राफ में आप लॉन्ग आंसर को डिवाइड कर सकते हो। क्लियर? ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नेक्स्ट ये है कि नोटिस क्या आया था बर्लिन से और क्लास कैसे अफेक्ट हुई। तो ये तो मैंने बताया ही था आपको, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो यही है। अब चिंता मत करो, मैं प्रीवियस ईयर में कौन से क्वेश्चंस आ रखे हैं ये भी तुम लोगों को बताऊंगा, ठीक है। मैंने रेफरेंस बुक से उन चीजों को मार्क कर रखा है। तो नोटिस ये आया था बर्लिन से कि कोई भी फ्रेंच लैंग्वेज अब सिखाई नहीं जाएगी एल्सेस और लॉरेंस सिटीज़ के अंदर, जर्मन खाली पढ़ाई जाएगी। एक जर्मन टीचर रिप्लेस करेगा फ्रेंच टीचर को, और एम हैमेल जो कि फ्रेंच टीचर थे उनको भी उस जगह को छोड़ के जाना पड़ेगा, एक न्यू जर्मन टीचर वहाँ आएगा। तो नोटिस ने बहुत अफेक्ट किया था लोगों को, और एवरीबडी वॉज रिपेंटिंग। रिपेंटिंग का मतलब होता है अफसोस जताना कि भाई हमने अपने टाइम को वेस्ट क्यों किया, फ्रेंच लैंग्वेज को क्यों नहीं पढ़ा, तो ये सारी चीज़ें। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि भाई एमएमएल ने किसको जिम्मेदार ठहराया था कि बच्चों को फ्रेंच लैंग्वेज नहीं आती है। तो ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बताया था कि 3 लोगों को यहाँ पे जिम्मेदार ठहराया था। देखो वैसे तो मेनली 2 हैं जो बुक के अंदर मेंशन है, लेकिन ओवरऑल जब एनालिसिस करेंगे हम तो बच्चे भी जिम्मेदार हैं। तो बच्चे भी हैं, साथ में पेरेंट्स भी हैं जो कि मिल्स पे फार्म्स पे बच्चों को काम करने के लिए भेजते थे, और साथ में अपने आप को भी, क्योंकि गार्डनिंग के लिए वो बच्चों को भेजा करते थे। और कई बार वो क्या करते थे, जो स्कूल था उसको डिसमिस कर देते थे जब भी उन्हें फिशिंग पे जाना होता था। देखो लिखा हुआ है यहाँ पे कि द लैक ऑफ इंटरेस्ट इन लर्निंग फ्रेंच वाज ड्यू टू द पेरेंट्स हु वांटेड देयर चिल्ड्रन टू वर्क इन फार्म और मिल टू अर्न, और ड्यू टू द स्टूडेंट्स हु वर रिलक्टेंट। रिलक्टेंट का मतलब होता है मतलब नॉन इंटरेस्टेड, ठीक है, नॉट इंटरेस्टेड, रिलक्टेंट टू लर्न एंड ऑफन डिले द लेसन फॉर नेक्स्ट डे एंड ड्यू टू हिमसेल्फ एज ही आस्क्ड देम टू वाटर द फ्लावर एंड गिव देम ऑफ व्हेन ही हैड टू गो फॉर फिशिंग। तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ध्यान रखो, ये जो मैं क्वेश्चंस तुम्हें बता रहा हूँ ना इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, और ये इंपॉर्टेंट इसीलिए हैं क्योंकि मेनली यही क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। अभी मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में बताऊंगा कि कौन से आ रखे हैं, तो तुम्हें खुद ही समझ में आ जाएगा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन एक और है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 5, वो ये है कि एम हैमेल ने क्या कह के डिस्क्राइब किया था फ्रेंच लैंग्वेज को, कि फ्रेंच लैंग्वेज कैसी लैंग्वेज है और उन्होंने इसको गार्ड करने के लिए क्यों बोला था, मतलब इसको सुरक्षित रखने के लिए क्यों बोला था।
ठीक है। सबसे पहली चीज उन्होंने कहा था कि जो फ्रेंच लैंग्वेज है वो सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल लैंग्वेज है, सबसे लॉजिकल लैंग्वेज है, सबसे क्लियरेस्ट लैंग्वेज है, और उन्होंने सुरक्षित रखने के लिए इसलिए बोला था क्योंकि उन्हें ये लगता था कि भाई जो लैंग्वेज होती है वो एक थ्रेड की तरह है जो लोगों को नेशन के आपस में बांध के रखेगी, एक दूसरे से कनेक्ट रखेगी और इमोशनली उन सबको एक साथ जोड़ेगी ताकि वो स्ट्रांगली अपोज कर पाए इस डिसीजन को और वापस उन लोगों को फ्रीडम मिल पाए। तो उन्होंने एक तरीके से उनको मोटिवेट किया था फ्रीडम के लिए, ठीक है, लैंग्वेज के थ्रू। तो ये लिखा है एमएमएल डिस्क्राइब कि भाई फ्रेंच लैंग्वेज दुनिया की ब्यूटीफुल है, क्लियरेस्ट लॉजिकल लैंग्वेज है, और ये भी कहा कि भाई अपनी लैंग्वेज को प्यार करना चाहिए। ये की है प्रीजन के लिए, प्रीजन यहाँ स्लेवरी है, स्लेवरी का मतलब गुलामी, क्योंकि वो गुलाम बन गए हैं अब फॉर द पीपल हु लिव इन एनस्लेव्ड कंट्री, एनस्लेव्ड कंट्री मतलब गुलाम देश, ठीक है। अब ये जो लॉन्ग क्वेश्चन मैंने यहाँ पे आप लोगों को दिया है, देखो ये तो शॉर्ट क्वेश्चन है जो पॉइंट टू पॉइंट होते हैं, आप इनको लर्न कर सकते हो। अब कई सारे बच्चे ये कहते हैं कि सर हमारे को ये समझ नहीं आता कि लॉन्ग क्वेश्चन हम कैसे लिखें, ठीक है, और अगर हम लिखते हैं तो हमारी बहुत ज्यादा मिस्टेक हो जाती है। तो ये जो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन दे रखा है, ऐसा मैंने टॉपर्स मैनिया में भी दे रखा है, हर एक चैप्टर का क्वेश्चन, ठीक है। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन क्या होता है, एक कॉमन आंसर होता है। क्या होता है भाई, ये एक कॉमन आंसर होता है। अब कॉमन आंसर का मतलब ये होता है कि कोई भी ऐसा आंसर जो हम किसी भी क्वेश्चन में लिख सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि मान लो लास्ट लेसन से क्वेश्चन आ गया, ठीक है, और अब तुम्हारे को ये समझ नहीं आ रहा कि भाई मैं आंसर में क्या लिखूं, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर तुम हर एक चैप्टर से एक एक कॉमन आंसर ये लर्न करके जाओगे ना, तो तुमको कम से कम 5 में से 3, 3.5, 4, 4.5 मार्क्स तक भी मिल सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द टीचर की वो कैसे देता है, क्योंकि इसमें ओवरऑल लॉन्ग एनालिसिस पे क्वेश्चन को आंसर कर रखा है। तो इसका कोई क्वेश्चन नहीं है, लेकिन ये कॉमन आंसर है जो हम किसी भी लॉन्ग क्वेश्चन में लिख सकते हैं। लेकिन ये सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए बोल रहा हूं जिनकी बहुत ज्यादा ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होती हैं। और दूसरी चीज, अगर किसी को अपने आंसर को एक शेप देना है, उसे ये नहीं पता मैं स्टार्ट कैसे करूं, तो वो इसके स्टार्टिंग को एंडिंग को थोड़ा बहुत यूज कर सकता है। वरना जो मेनली पूछा गया है अगर आप कंपोज कर सकते हो तो वो सबसे सही चीज होगी। लेकिन अगर बहुत ज्यादा स्पेलिंग मिस्टेक होती है, बहुत ज्यादा ग्रामेटिकल मिस्टेक होती है, आपको लग रहा है कि यार मेरे इस वजह से मार्क्स ना कट जाए, बहुत ज्यादा हो रहा है, मैं आपको सजेशन भी दे दूंगा टेस्ट के बाद, ठीक है। तो आप इस आंसर को भी लर्न करके लिख सकते हो, लेकिन आपको लिख लिख के लर्न करना पड़ेगा। देखो क्या लिखा हुआ है, लास्ट लेसन जो है वो 1870 टू 1871 की बात है, जब फ्रांस जर्मनी से हार गया था। ऑर्डर आए थे बर्लिन से, जो कि जर्मनी की कैपिटल है, कि जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी एल्सेस और लॉरेन के अंदर। ये ऑर्डर जो थे उन्होंने एक ऐड कर दी इंसल्ट टू इंजरी। इंजरी क्या था कि हार गए हैं, इंसल्ट पे कैसे ऐड हो गई कि भाई चलो हार गए, लेकिन इन्होंने क्या करा, घाव पे नमक छिड़क दिया ये बोल के कि फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ाई जाएगी, ठीक है, इंसल्ट टू इंजरी। एम हैमेल जो कि एक स्कूल टीचर थे, उन्होंने अपने स्टूडेंट्स को इसके बारे में बताया। उन्होंने कहा कि मेरा लास्ट फ्रेंच लेसन है और मैं इस जगह को छोड़ के चला जाऊंगा, एक नया टीचर आएगा जो अब जर्मन पढ़ाएगा। और इस वजह से एक अराउज हुई, पैदा हुई एक पेट्रियाटिक फीलिंग, मतलब देशभक्ति की एक भावना स्टूडेंट्स में भी और विलेजर्स में भी, ठीक है। और द विलेज एल्डर्स, मतलब जो विलेज एल्डर्स थे, जो गांव के एल्डर्स थे, वो लोग भी आए थे फ्रेंच लैंग्वेज का जो लास्ट लेसन है उसको सुनने के लिए, जो एमएमएल ने एक लेंथ मतलब काफी लंबे समय के लिए दिया था फ्रेंच लैंग्वेज के ऊपर। उन्होंने कहा भाई ये ब्यूटीफुल लैंग्वेज है, लॉजिकल है, क्लियरेस्ट है। और उन्होंने अपना डिसमे मतलब दुख जताया कि भाई जो लोग थे एल्सेस के, क्वाइट का मतलब यहाँ कंप्लीट है, कंप्लीट। जो QUIET वाला क्वाइट होता है उसका मतलब होता है शांत, QUIT का मतलब होता है कंप्लीटली, कि जो लोग थे वो इंडिफरेंट रहे, असमर्थ रहे फ्रेंच को पढ़ने में। एट लास्ट एमएमएल खड़े होते हैं, बहुत ही पेल मतलब वीक लग रहे होते हैं, अपनी चेयर से खड़े होते हैं और कुछ बोलना चाहते थे लेकिन बोल नहीं पाते हैं। समथिंग चोक डिम, कोई चीज़ उन्हें रोक लेती है और वो बोर्ड की तरफ मुड़ के क्या लिखते हैं, विवा ला फ्रांस। तो यहाँ तक हमारा चैप्टर जो है यहाँ पे हम लिख सकते हैं। आप देखोगे कि ओवरऑल पूरे के पूरे चैप्टर को ही यहाँ पे कमेंट कर रखा है। जैसे मान लो क्वेश्चन आ गया जस्टिफाई द टाइटल द लास्ट लेसन, कि भाई लास्ट लेसन को जस्टिफाई करो, तो ये ओवरऑल हम यहाँ पे आंसर लिख सकते हैं। और इसके अलावा अगर मैं लॉन्ग क्वेश्चंस की बात करूँ तो देखो एक क्वेश्चन ये है कि द पीपल इन द स्टोरी सडनली रियलाइज हाउ प्रेशियस देयर लैंग्वेज इज टू देम, व्हाट शोज यू दिस, व्हाट डज दिस हैपन, व्हाई डज दिस हैपन। ऐसा क्यों हुआ भाई कि एकदम से उनको रियलाइज हुआ। तो आप लोगों को भी पता है कि जब भी हमारे पास कोई चीज़ होती है तो हम उसको ग्रांटेड ले लेते हैं, हमें लगता है कि यार है तो ठीक है, लेकिन जब वो चीज़ हमसे दूर हो जाती है तो हमें रियलाइज होता है कि यार वो चीज़ कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। तो वो चीज़ यहाँ पे अब हुई है कि पहले तो वो ग्रांटेड ले रहे थे चीज़ों को, लेकिन बाद में उन्हें रियलाइज हुआ कि यार ये चीज़ हमारी कितने इंपॉर्टेंट थी जब वो चीज़ उनसे दूर हो गई है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा आंसर अगर आप पढ़ के देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि स्टोरी जो है वो फ्रैंको प्रूशियन वॉर के बारे में है, जब फ्रांस प्रूशिया से हार गया था। स्टोरी में फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट एल्सेस और लॉरेन जो थे वो प्रूशियन हैंड्स में चले गए थे। एमएमएल जो टीचर थे, ठीक है, वहाँ के
और एक बॉय है फ्रेंड्स जो कि बहुत सीरियस नहीं था अपनी पढ़ाई को लेके और एमएमएल को लेके, लेकिन एक दिन जब वो स्कूल के लिए लेट हो जाता है और उसको डर होता है कि एमएमएल उसे डांटेंगे, मतलब ओवरऑल स्टोरी के बारे में बता रखा है, लेकिन बाद में जो मेन क्वेश्चन पूछा गया होगा उसको यहाँ पे जस्टिफाई कर रखा होगा कि भाई देखो अब कैसे वो लोग जो अनइंटरेस्टेड थे वो अब एकदम से उनके अंदर एक पेट्रियाटिक फीलिंग डेवलप हो गई जस्ट बिकॉज ऑफ देयर नेग्लिजेंट बिहेवियर, कि उन्होंने कभी अपनी लैंग्वेज पे ध्यान नहीं दिया, और अब जब उनकी लैंग्वेज उनके पास नहीं होगी तो क्या होने वाला है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हो, ये देखो लिखा है, he realizes the real worth of his school and the teacher whom they have all taken for granted all these years, कि भाई मैंने कितना granted लिया। MML उन्होंने अपने लास्ट एड्रेस में, एड्रेस का मतलब होता है संदेश जो उन्होंने दिया, told about the importance of French language, तो वही सारी की सारी चीज़ें हैं, कुछ अलग नहीं है। अगर आप पढ़ोगे तो बहुत सिंपल लैंग्वेज के अंदर आंसर्स हैं, तो आप आराम से लिख सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं ये वाला जो क्वेश्चन है, देखो फ्रेंच थिंग्स विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन इवन द पिजन्स, व्हाट कुड दिस मीन। तो आपको पता है कि ये जो स्टेटमेंट है उसने जो रथलेस का मतलब होता है बहुत बेकार, जो बिहेवियर है जर्मन्स का उसको प्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे बोली है बात, क्योंकि जब छत के ऊपर गुटरू कर रहे होते हैं कबूतर तो वो ये बात बोलता है कि क्या इन कबूतरों को भी ये बोलेंगे कि जर्मन में बोलो, तो वो बेसिकली इरिटेट होता है कि हाउ दे कैन हाउ द हेल दे आर सपोज टू इम्पोज देयर ओन लैंग्वेज ऑन अस, कि हमारी लैंग्वेज को छीन के अपनी लैंग्वेज को कैसे कोई इम्पोज कर सकता है, कितने निर्दयी हैं लोग, कितने क्रूएल हैं। फिर वो उनको पावरलेस शो करने के लिए ये बात दिखाता है कि भाई क्या तुम इन कबूतरों को भी बोलोगे, तुम्हारे बस की है तो तुम करके दिखाओ, इस सेंस के अंदर ये चीज आती है। तो वो यहाँ पे ये भी समझाना चाहता है कि कैसे ये लोग हमारे को मेंटली स्लेव बनाना चाहते हैं, हमें फिजिकली नहीं बल्कि मेंटली स्लेव बनाना चाहते हैं। तो ये मैंने आपको बता ही दिया है, यहां तक समझ में आ गया सबको गाइस? चलो आगे बढ़ते हैं इसके आंसर की तरफ। देखो क्या लिखा है, एल्सेस और लॉरेन डिस्ट्रिक्ट जो हैं वो रजीम का मतलब क्या होता है, राज। ठीक है, रजीम अंडर द रजीम ऑफ फ्रांस ड्यूरिंग द फ्रैंको प्रूशियन वॉर इन विच फ्रांस वाज डिफीटेड। देखो पहले एल्सेस और लॉरेन डिस्ट्रिक्ट कहाँ थे, फ्रांस के रजीम में थे, रूल में थे, लेकिन बाद में फ्रैंको प्रूशियन वॉर के क्या होता, फ्रांस हार गया था प्रूशिया से, लेड बाय बिस्मार्क, और जो दोनों के दोनों डिस्ट्रिक्ट थे वो प्रूशियन हैंड्स में चले गए। देखो लगभग आप देख रहे हो कि जब भी लॉन्ग क्वेश्चन आंसर हो रहा है तो कुछ चीजें कॉमन रह रही हैं, और अगर आप उन कॉमन चीज़ों को लर्न कर लोगे तो भी बहुत बड़ी चीज़ है। और जो बच्चे सारी चीज़ें लर्न नहीं कर सकते, एटलीस्ट अगर वो ये शॉर्ट क्वेश्चंस लर्न कर लेते हैं, तो डोंट यू थिंक कि जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स को भी लॉन्ग आंसर्स में यूज़ किया जा सकता है, एंड वी कैन डू दैट। ठीक है, क्योंकि हमें ओवरऑल आंसर को और पूरे के पूरे चैप्टर को कमेंट करना है, तो बहुत आसान है। अगर आप लॉन्ग कर लेते हो तो शॉर्ट भी हो जाएंगे, अगर शॉर्ट कर लेते हो तो लॉन्ग भी हो जाएंगे, अगर कोई दोनों प्रिपेयर कर लेता है तो भी हो जाएगा। एटलीस्ट एक लॉन्ग क्वेश्चन प्रिपेयर कर लोगे तो बाकी लॉन्ग क्वेश्चन भी प्रिपेयर हो जाएंगे। और चिंता मत करो, जैसे जैसे मैराथन चलेगा तो मैं खुद ही बता दूंगा तुम्हारे को कि कौन से क्वेश्चन जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन के आस्पेक्ट से। अगर आप सारे नहीं कर सकते तो आप एटलीस्ट वो चैप्टर जरूर कर सकते हो। तो जैसे जैसे हमारा मैराथन आगे चलेगा तो वो चीजें मैं जरूर बताऊंगा। यहां तक सबको समझ में आ गया? ठीक है, अब मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में बता रहा हूं, आप साथ के साथ चाहो तो नोट कर सकते हो, मैं फाइल तो अटैच कर दूंगा लेकिन आप साथ में नोट भी करा करो, आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, चलो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बात करते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूं शॉर्ट की। ठीक है, कि शॉर्ट क्वेश्चंस कौन से आ रखे हैं, और तुम खुद देखना कि जो मैंने तुम्हें शॉर्ट क्वेश्चंस अभी बताए हैं उसमें से आए हैं या नहीं आए हैं। मैं अब एक चीज और बता दूं तुम्हारे को, देखो जब भी हम बात करते हैं ना क्वेश्चन की, तो कभी भी ना आंसर चेंज नहीं होता है, इस बात को ध्यान रखना। कभी भी आंसर चेंज नहीं होता है, आंसर क्या होता है, सेम, बस चेंज क्या होता है, क्वेश्चन। जो चेंज होता है वो क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से घुमा के पूछ लिया जाता है और कोई बात नहीं है। ठीक है, और आंसर में भी पता है यही चीज की जाती है, आंसर में भी क्या किया जाता है कि अलग अलग तरीके से बस एक ही क्वेश्चन को पूछा जाता है, यही होता है आंसर्स के अंदर भी। ठीक है, देखो एक क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है, मैं तुम्हें बताता हूं देखना, व्हाई डिड फ्रेंड्स थिंक ऑफ रनिंग अवे फ्रॉम स्कूल दैट मॉर्निंग, शॉर्ट ए। अब ये मैंने क्वेश्चन कराया या नहीं कराया बताओ? दिल्ली 2013 में आया है, ये 2013 का है, ये दिल्ली का। ठीक है, ये मैं अभी जो देख रहा हूँ ये टुगेदर विद से देख रहा हूँ। ठीक है, तो टुगेदर विद के अंदर ये दे रखा है, साइड में ब्रैकेट में लिखा हुआ है दिल्ली 2013। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है इसके अंदर। देखो सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन देखना, ये लिखा है व्हाट टेम्प्टेड फ्रेंड्स टू स्टे अवे फ्रॉम स्कूल। ये भी बताया था, सेम ही है, इजंट इट? ये है भाई दिल्ली 2014 में आया था एंड दिल्ली 2017 में आया था ये।
ठीक है, ये लिखे हुए हैं, साफ तौर पर ही लिखे हुए हैं। ठीक है, मेरे पास तो 4 रेफरेंस बुक है, मेरे पास एग्जाम आइडिया भी है, ऑल इन वन भी है, अरिहंत का टुगेदर विद भी है। बोलिए, सेम है लेकिन अलग एस्पेक्ट है। देखो ये वाला जो क्वेश्चन है इसके अंदर ना बात मेनली जो हो रही है वो लेट होने की हो रही है, लेट होना, और दूसरा जो पार्टिसिपल्स का वो पूछने वाले थे मेन उसकी बात बतानी है, और ये टेम्पटेड वाले के अंदर मेनली बात बतानी है कि उसे बाहर का जो एनवायरमेंट टेम्पटिंग लग रहा था। तो तीनों रीजंस हैं, लेकिन पहले वाले में 2 चीजें बतानी है और दूसरे वाले में 1 चीज बतानी है। समझ में आया? ठीक है, अब यहां पे देखते हैं एक क्वेश्चन और है। What did Franz see when he passed the town hall? अब देखो यहां पे ये क्वेश्चन जो है मैंने लिखवाया नहीं है, लेकिन मैंने आपको बताया है कि जब लॉन्ग क्वेश्चन आ जाएगा अनयूजुअल चीजें क्या क्या थी तो उसमें टाउन हॉल की बात भी आएगी, है ना। दिल्ली 2013 इसमें आया ये, मतलब 2 क्वेश्चंस आए हैं ये दोनों। हाँ ऑब्वियसली जब वो टाउन हॉल से पास होता है तो उसने बुलेटिन बोर्ड के पास भीड़ देखी थी, लेकिन उसने उस भीड़ को इग्नोर कर दिया था क्योंकि वो स्कूल के लिए लेट हो गया था। ठीक है, अब देखो एक और क्वेश्चन देखो, इसमें लिखा है व्हाट डिड फ्रेंड्स वंडर अबाउट व्हेन ही एंटर्ड द क्लास दैट डे। अब बताओ कौन सा आएगा यहाँ पे ना, जब वो एंटर करता है उस वक्त की बात हो रही है। हाँ, जो एल्डर्स पीछे बैठे हुए थे वो भी है, और दूसरा अगर देखो देखा जाए तो मेन तो वही है एल्डर वाला, लेकिन दूसरा पॉइंट उसके टीचर वाला भी आ सकता है कि उसके टीचर ने क्या ड्रेस पहनी हुई थी। अब मैं ध्यान से समझना, अगर तुम दोनों को लेके कंफ्यूज हो ना कि सर मैं दोनों में से कौन सा लिखूं, तो तुम दोनों लिख सकते हो। और अगर फिर भी तुम्हें जानना है कि प्रायोरिटी में क्या लिखेंगे, तो जो चैप्टर के टेक्स्ट के अंदर इनपुट में पहली प्रायोरिटी पे अगर ड्रेस की बात की गई है तो ड्रेस का लिखेंगे, और अगर पहले विलेज एल्डर्स की बात की गई है तो पहले विलेज एल्डर्स का लिखेंगे। समझ में आया? हाँ ठीक है, अब ये पता है कब आया? ये आया दिल्ली 2017 में भाई, दिल्ली 2017 में आया है। अब ऐसे करके ना बहुत सारे क्वेश्चंस हैं अलग अलग टाइम के आए हुए हैं। अब मैं ऑल इंडिया 2013 का बताता हूँ। एक क्वेश्चन है दैट इज व्हाट वाज, देखो डायरेक्टली है, व्हाट वाज द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन एंड व्हाट चेंजेस डिड इट कॉज इन द स्कूल। ये क्वेश्चन है भाई। तो यहाँ पे बर्लिन से क्या ऑर्डर आए थे, तो वही सेम लाइन आ जाएगी। द ऑर्डर्स फ्रॉम द बर्लिन वर दैट फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड जर्मन लैंग्वेज वुड बी टॉट इन द स्कूल्स ऑफ एल्सेन लॉरेन एंड इट ब्रॉट अ ग्रेट चेंज, लाइक इट वाज ऑल अपीयरिंग एज संडे मॉर्निंग, देयर वाज नो नॉइज, लाइक लेसन रिपीटेड इन यूनिसॉन मैनर, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, एंड जो भी चीजें हैं वो सारी की सारी यहाँ पे हम लिख सकते हैं। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अगर मैं बात करूं कितने भी क्वेश्चंस की, तो यहाँ पे मेरे सामने तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, और चिंता मत करो, देखो मैराथन चल रहा है, धीरे धीरे मैं सारी की सारी चीजें बताऊंगा। अब मैं ऐसे लिखते रहूंगा तो कितने क्वेश्चंस लिखूंगा, और ज्यादातर क्वेश्चंस जो है वो रिपीटेड ही हैं, एक क्वेश्चन को घुमा घुमा के बार बार पूछा जा रहा है। बट जैसे जैसे हमारा कोर्स आगे चलेगा तो ये जो मेरे पास पड़े हुए हैं ना, मैं इनको स्कैन करके तुम्हारे को खुद सेंड कर दूंगा ताकि तुम खुद देख लो ये चीज। समझ में आया? जैसे एक क्वेश्चन है, मैं ओरली बता देता हूँ, सुन लो। जैसे एक क्वेश्चन ये है कि व्हाट अ थंडर क्लैप दीज वर्ड्स वर टू मी, तो कौन से वर्ड से जिसने उसको सरप्राइज किया था, तो वो बर्लिन से जो ऑर्डर आया था वो वाला जो पॉइंट था। अब देखो ये क्वेश्चन जो है वो 3 तरीके से आया है। एक तो ये आया है व्हाट अ थंडर क्लैप दीज वर्ड्स टू मी, व्हाट वर द वर्ड्स दैट शॉक एंड सरप्राइज नरेटर। दूसरा है व्हाई इज द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन कॉल्ड अ थंडर क्लैप बाय फ्रेंड्स। दूसरा है व्हाट अ थंडर क्लैप दीज वर्ड्स वर टू मी फ्रेंड्स, व्हाट वर दोज वर्ड्स एंड व्हाट वाज देयर इफेक्ट ऑन फ्रेंड्स। मतलब एक ही क्वेश्चन को 3 तरीके से पूछा गया है, और ये आया है ऑल इंडिया 2017 के अंदर। ऐसे कर करके काफी क्वेश्चन आए हैं। मैं आपको लॉन्ग वाले क्वेश्चन के बारे में बता देता हूं, ठीक है? फाइन, ये 2 मार्क्स के हैं, जितने भी मैंने अभी बताए हैं वो 2 के बताए हैं। अब मैं लॉन्ग के बता रहा हूं, और वैसे और भी क्वेश्चंस हैं, लेकिन ज्यादातर सेम ही क्वेश्चंस को अलग अलग तरीके से पूछा गया है। मेनली अगर तुम्हें प्रिपेयर करना है तो बस वो 5 क्वेश्चन जो शुरू में मैंने बताए हैं ना, ये वाले 5 क्वेश्चन जो मैंने बताए हैं ये कर लेने हैं शॉर्ट के लिए इस चैप्टर से, और लॉन्ग में ये दोनों तीनों कर लेने हैं। बाकी मैं लॉन्ग एक बार बता देता हूँ तुम्हारे को क्या रखे हैं। और ये जो हैं जो भी पॉइंट्स हैं, देखो मैं ये कब लाऊंगा, 10 डेज प्लेज में। अभी हमारा मैराथन चल रहा है, मैराथन के बाद जब लास्ट का 1 मंथ होगा ना एग्जाम से पहले का, तब मैं 10 डेज प्लेज लेके आऊंगा। तो 10 डेज प्लेज के अंदर मैं ये चीजें भी स्कैन करके आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा, ठीक है? अब देखो एक क्वेश्चन क्या है, हाउ डिड द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन चेंज द सिचुएशन
इन द स्कूल, इन द स्कूल। अब देखो वही क्वेश्चन है ना, 2 मार्क्स वाला, इजंट इट? लेकिन 5 मार्क्स का है ये क्वेश्चन यहाँ पे। अब 5 मार्क्स का है तो मुझे क्या बताना है, पूरा बताना है, शुरू से लेके एंड तक सारी की सारी चीजें मैं बता सकता हूँ। समझ में आया? 5 मार्क्स में देखो, कभी क्वेश्चन की शक्ल देख के पता नहीं चलता कि ये 2 मार्क्स का ही होगा, ये 5 मार्क्स का ही होगा। ठीक है, कई बार आप किसी व्यक्ति को देखोगे, शक्ल देखोगे उसकी, तो आपको इमीडिएटली गुस्सा आता है, या किसी किसी की शक्ल को देख के हमें हंसी आने लग जाती है, या किसी किसी की शक्ल को देख के हम एकदम से स्माइल पास कर देते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि अगर हमें गुस्सा आ रहा है तो वो बेकार इंसान ही होगा, और हंसी आ रही है तो मतलब मजाकिया ही होगा। ठीक है, तो वी कैन नॉट डिसाइड अबाउट अ पर्सन आफ्टर लुकिंग एट हिज फेस, ओके, एट हिज और हर फेस। इन द सेम मैनर हम जो क्वेश्चन है उसकी शक्ल देख के ये नहीं कह सकते 2 का यार 5 में कैसे आ गया। अगर 5 का आ गया है ये, तो हमें उसके हिसाब से उसको एक्सपेंड करना पड़ेगा, और कैसे लिखना है वो भी मैं बताऊंगा, तो चिंता वाली कोई बात नहीं है। एक और क्वेश्चन मैं बता देता हूं, दैट इज अबाउट गिव, हाँ सारी चीजें लिखेंगे ओवरऑल। गिव अ कैरेक्टर स्केच ऑफ एम हैमिल। एम हैमिल का कैरेक्टर स्केच आप लोगों को देना है। तो एम हैमिल का कैरेक्टर स्केच 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक जो फ्रेंड्स ने हमें बताया था ऑर्डर आने से पहले, जो कि वो स्ट्रिक्ट टीचर हैं, हमेशा आयरन रूलर रखते हैं और ये सब कुछ, लेकिन एक दूसरा जब ऑर्डर आने के बाद वो बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा सॉफ्ट हो जाते हैं। कैरेक्टर फॉर्मेशन कैसे करना है इसकी मैंने एक वीडियो अपने YouTube चैनल पे डाल रखी है, अगर तुम चाहो तो उस वीडियो को देख सकते हो। तुम लिख सकते हो कैरेक्टर स्केच बाय गुडविल एजुकेशन, तो शायद वो वीडियो सबसे ऊपर आ जाएगी। और वैसे मैं खुद भी लेके आऊंगा, मैराथन के अंदर भी मैं लेके आऊंगा एक टाइम पे जाके कि लॉन्ग क्वेश्चन कैसे करना है, फिर लॉन्ग में कैरेक्टर स्केच कैसे लिखना है, तो तुम्हारे को समझ में आएगा कि कैसे किया जाता है कैरेक्टर फॉर्मेशन। यहां तक समझ में आ गया? और ये जो क्वेश्चन मैंने बताया ये आया है भाई 2012 में, फॉरेन 2012 लिखा है। फॉरेन 2012 का मतलब गाइस होता है कि हमारा जो सीबीएसई है ना, वो सिर्फ इंडिया में पेपर कंडक्ट नहीं करता है, ये फॉरेन में भी हमारे पेपर कंडक्ट होते हैं। ठीक है, एक बार एक स्टूडेंट था, उसने मुझे यूट्यूब से मैसेज किया था, और वो सऊदी अरेबिया का था सऊदी अरेबिया का था, और वो सीबीएसई से था। तो ये फॉरेन 2012 में आया है। और जो पहला क्वेश्चन मैंने बोला है ये ऑल इंडिया 2015 में आया है, ऑल इंडिया 2015 में आया है ये। क्या चीज? दिल्ली। दिल्ली देखो होता क्या है कि हमारे एग्जाम में ना अलग अलग सेट्स होते हैं। जैसे दिल्ली का अलग होता है जिसके 3 सेट होते हैं अलग अलग, ए बी और सी। ठीक है, ऐसे ही हमारा इंडिया लेवल पे अलग होता है, दिल्ली लेवल पे अलग होगा, इंडिया लेवल पे अलग होगा, कई बार फॉरेन लेवल पे अलग होगा। तो वहां पे पेपर में क्वेश्चंस तो लगभग ज्यादातर सेम रहते हैं, लेकिन सीक्वेंस में चेंजिंग आ जाती है वहां पे। ठीक है, अब देखो ये पहला क्वेश्चन जो है ना, हाउ डिड द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन चेंज द सिचुएशन इन द स्कूल। ठीक है, ये हमारा जो है अलग अलग तरीके से आया है। जैसे द डे ऑफ द लास्ट लेसन वाज फुल ऑफ रिग्रेट एंड सैडनेस, डिस्क्राइब द इवेंट्स ऑफ द डे इन द क्लासरूम इन द लाइट ऑफ द अबव रिमार्क। ये फॉरेन 2012 में आया था इस तरीके से। फिर 2015 में फॉरेन में आया, ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन अराउज्ड अ पर्टिकुलर जील इन द स्कूल, कमेंट। तो सेम क्वेश्चन ही है। फिर अगला है, एवरीबडी इन द लास्ट लेसन इज फिल्ड विद रिग्रेट, कमेंट। समझ रहे हो, क्वेश्चन वही है, बस लैंग्वेज चेंज हो रही है। आपको ये बात समझनी होगी। कई सारे बच्चे ना, उनको हमेशा क्वेश्चन पता होता है कि आंसर पता होता है कि आंसर ये है, लेकिन जब क्वेश्चन चेंज हो जाता है ना, तो वो उन्हें समझ में नहीं आता यार ये कौन सा क्वेश्चन आया हुआ है। उनको पता है आंसर, लेकिन स्टिल वो नहीं लिख पाते। इसीलिए मैंने ये बात बोला कि कॉमन आंसर जरूर लर्न रखना बैकअप के अंदर। जैसे कार में स्टेपनी रखते हैं ना बैकअप के लिए, ऐसे ही ये कॉमन आंसर जो है इसको लर्न करके जरूर रखना। अगर आपको लर्न हो सकता है ये पॉसिबली। अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा तो आप ओवरऑल अगर इसको लिख दोगे तो आपको वहां पे मार्क्स मिल जाएंगे, बिकॉज समथिंग इज बेटर देन नथिंग। सबको समझ में आ गया गाइस? इसके अलावा कोई भी चीज नहीं है। यहाँ पे हमारा मैराथन का डे 2 जो है गाइस, यहाँ पे जाके कंप्लीट होता है।